राजकुमारी के चांदी और सोने के बाल। भानगढ़ नाम के एक राज्य में राजवीर सिंह नाम का एक राजा राज करता था। बहुत समय बाद राजवीर सिंह को दो बेटियां होती है। राजा की एक बेटी का बाल सोने का था और दूसरी बेटी का चांदी का। महाराज देखिए कितनी खूबसूरत दो बेटियां हुई है हमारी। कितने दिनों बाद मुझे ये खुशी प्राप्त हुई है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी बेटियां कितनी सुंदर है दिखने में। मेरे सोने के बाल वाले लड़के का नाम होगा सोना और चांदी के बाल वाले लड़के का नाम होगा चांदनी। दोनों ही नाम अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे हैं महाराज। दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। दोनों साथ में खेलती थी, लेकिन सोना में अपने सोने के बाल होने का बहुत घमंड था। वो चांदनी के सफेद बाल देखकर बहुत हंसती थी। माँ, पिताजी, मेरे बाल कितने सुंदर है ना। चांदनी के बाल देखिए सफेद है, बिल्कुल बुढ़ी जैसे। हाँ बेटी, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। सोने के हैं ना, इसीलिए। पिताजी, मुझे एक सोने की कंघी बना कर दीजिए ना, मुझे चाहिए। ठीक है पुत्री, मैं आज ही तुम्हारे लिए सुनार को बुलाकर सोने की कंघी बनवा दूंगा। तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं, तुम्हें सोने की कंघी बनवा कर तो देना ही पड़ेगा। पिताजी, आप मुझे नहीं देंगे क्या कुछ भी? बेटी, तुम्हारे लिए जो महल में कंघियां है वही काफी है। अपने पिता की बात सुनकर चांदनी बेचारी उदास हो जाती है। चांदनी को इसी तरह हर चीज के लिए मना कर दिया जाता था और सोना को अधिक प्यार दिया जाता था। इस वजह से सोना बिगड़ गई थी। उसमें बहुत घमंड आ गया था। जब एक दिन वो बगीचे में घूम रही थी तो उसे एक सूखा हुआ फूल दिखा। उस फूल को देखकर सोना बहुत गुस्सा हुई। ये क्या, मेरे बाग में फूल सूखकर गिर गया और माली को किसी तरह का कोई होश नहीं है। सबके सब सर पर चढ़ गई हैं। आज इस माली को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। सोना तुरंत माली की शिकायत अपने पिता से कर देती है। राजा माली को बुलाता है। माली, ये सब क्या सुन रहा हूँ? मुझे माफ कर दिया महाराज, मुझसे भूल हो गई है। अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। झूठ बोल रहा है ये आदमी, इससे गलती हुई है। ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। पिताजी, मैं चाहती हूँ आप इस माली को अभी के अभी इसी वक्त यहाँ से निकाल दीजिए। तभी वहाँ मौजूद चांदनी कहती है, नहीं पिताजी, इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा देना उचित नहीं है। ये तो अन्याय है। इन्होंने हमारे बगीचे में कितने अच्छे फूल खिलाए हैं। बड़ी आई न्याय और अन्याय की बातें करने वाली। गलती मतलब गलती। कल से ये माली यहाँ काम नहीं करेगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। सोना सही कह रही है, तुम चले जाओ। तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। माली मायूस होकर महल से चला जाता है, लेकिन उसे सोना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ ही देर में राजा के पास एक खत आता है। महारानी, मेरे प्रिय दोस्त भानु प्रताप ने हमें सपरिवार आमंत्रित किया है। हमें कब जाना होगा महाराज? कल सुबह महारानी। अगले दिन सुबह राजा सह परिवार के साथ अपने दोस्त भानु प्रताप के पास चला जाता है। आओ 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 मेरे प्रिय मित्र। भानु, कितने दिनों बाद हमारा मिलना हुआ है। भानु प्रताप का बेटा राजीव प्रताप सिंह भी वहीं मौजूद था। राजीव को देखकर सोना मन ही मन विचार करने लगती है। वाह, कितना सुंदर दिखता है राजकुमार राजीव प्रताप, और मैंने सुना है ये बहुत वीर भी है। मुझे ऐसा पति ही तो चाहिए। थोड़ी देर बाद महाराज राजवीर सिंह और महाराज भानु प्रताप सिंह शिकार पर चले जाते हैं। चांदनी बगीचे में टहलकर पक्षियों की आवाज का और प्रकृति का आनंद लेने लगती है। अरे वाह, इस बगीचे में तो कितने सुंदर सुंदर पक्षी हैं, कितने प्यारे प्यारे पेड़ हैं। पता नहीं लोग इन पक्षियों का शिकार क्यों करते हैं। तभी चांदनी को थोड़ी दूर पर राजकुमार राजीव प्रताप दिखाई पड़ता है। अरे वाह, ये तो राजकुमार राजीव प्रताप है। नजदीक जाकर देखती हूँ। चांदनी उनके पास जाती है और कहती है, राजकुमार, आप पिताश्री के साथ शिकार पर नहीं गए? क्या बताऊं मैं आपको राजकुमारी चांदनी, मुझे शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं। इन प्यारी प्यारी पक्षियों को मुझे मारने का मन ही नहीं करता। इसलिए मैं सबसे छुपकर यहाँ पर आ गया ताकि कोई मुझे शिकार पर जाने के लिए ना बोले। मुझे भी बिल्कुल आपकी तरह पक्षियों को मारना बिल्कुल पसंद नहीं। आइए, हम इधर बैठकर आराम से पक्षियों का गाना सुनते हैं। राजीव और चांदनी इसी तरह छुप छुप कर एक दूसरे से मिलने लगते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। तभी एक दिन सोना अपने पिताजी से कहती है,
माँ और पिताजी, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। क्या बात है मेरी प्यारी पुत्री, बोलो। मुझे राजकुमार राजीव प्रताप सिंह बहुत पसंद है, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज ही अपने मित्र से इस बारे में बात करता हूँ। ये सारी बातें चांदनी सुन लेती है। वो मन ही मन सोचती है, नहीं नहीं, ये मैं क्या सुन रही हूँ। मैं और राजीव तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं ये शादी रोक भी तो नहीं सकती। मुझे तो पिताजी ने कभी मेरे पसंद की चीज नहीं दी। सोना बहन को तो जब वो जो चाहे मिल जाता है। इस बार भी मैं अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाऊंगी। राजा अपने दोस्त भानु प्रताप से शादी की बात करता है। भानु प्रताप इस बात से बहुत खुश होता है, लेकिन विवाह के लिए वो एक बार राजीव से पूछने जाता है। बेटा राजीव, मैं तुम्हारी शादी अपने मित्र की पुत्री से तय करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? राजीव अपने पिता की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका विवाह चांदनी से होने वाला है, और वो हाँ कर देता है। नहीं पिताजी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है बेटा, फिर तुम्हारी शादी कल प्रातःकाल ही होगी, क्योंकि मेरे मित्र को अपने राज्य की ओर लौटना भी है। इतना कहकर राजीव का पिता अपने कक्ष में चला जाता है। उसी रात एक चोर राजकुमारी सोना के सारे बाल काट कर ले जाता है। अगले दिन सुबह जब राजकुमारी अपने बाल देखती है तो बहुत रोती है। तुम चिंता मत करो बहन, तुम मेरे बाल ले लो। तू पागल हो गई है? तेरी बुढ़िया जैसे सफेद बाल मुझे नहीं चाहिए। लेकिन सोना, राजकुमार को सफेद बाल बहुत पसंद है। तू सच कह रही है ना? हाँ बहन। उसके बाद सोना चांदी के बाल ले लेती है। फिर राजकुमार और सोना की शादी हो जाती है। सोना के सर पर सफेद बाल देखकर राजकुमार उसे पहचान नहीं पाता। शादी की पहली रात को क्या हुआ? आज के दिन तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? आज के दिन तो लड़कियों को शर्म आती है। वाह, तुम बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हो। ये तो मैं उसी दिन समझ गया था जिस दिन मैं और तुम बगीचे में बैठकर पक्षियों का गाना सुन रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप कौन सी बातें कर रहे हैं। क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है चांदनी? क्या चांदनी? लेकिन मैं तो सोना हूँ। क्या? लेकिन मुझे तो लगा था कि मेरी शादी चांदनी के साथ तय हुई है। मैं और चांदनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मतलब चांदनी आपसे प्यार करती है और उसने मेरी वजह से अपने प्यार का त्याग कर दिया और अपने बाल भी मुझे दे दिए। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मैंने अपने अहंकार में भूल कर दी है। इस भूल को मुझे सुधारना होगा। उसके बाद सोना अपने माता पिता को सारी बात बताती है। ये बात सुनकर उनको भी बहुत बुरा लगता है। वो चांदनी के त्याग पर गर्व करते हैं। बचपन से लेकर आज तक बेटियों के भेदभाव के लिए उससे माफी भी मांगते हैं और चांदनी और राजीव की शादी करवा देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल अमन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। सौतेली माँ और जादुई सैंडल। एक गांव में दिव्या अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई के साथ ही रहती थी। बीमारी के कारण दिव्या की पहली माँ की मृत्यु के कुछ समय बाद ही दिव्या के पिता ने मनोरमा से दूसरा विवाह कर लिया था। लेकिन दूसरा विवाह करने के कुछ समय बाद ही एक कार एक्सीडेंट में मनोहर की भी मृत्यु हो गई थी। तब से दिव्या अपनी सौतेली माँ और भाई के साथ अकेले रहती थी। दिव्या के पिता मनोहर एक सरकारी अधिकारी थे, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों को पेंशन मिलती थी, जिससे उनका घर अच्छे से चलता था। उनके घर में पैसों को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी मनोरमा दिव्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मनोरमा दिव्या को बिल्कुल घर की नौकरानी की तरह रखती थी। लेकिन दिव्या अपनी माँ और भाई से बहुत प्यार करती थी। कहाँ मर गई डायन? जल्दी यहाँ आ। जी माँ। तुझसे एक काम ठीक से नहीं होता। कपड़ों की इस्त्री करते समय तूने वरुण की शर्ट क्यों जला दी? माफ कर दीजिए माँ, गलती से जल गई। अच्छा, कहती है गलती से जल गई। ये कहती हुई मनोरमा दिव्या का हाथ पकड़कर गर्म इस्त्री के पास ले जाती है और गर्म इस्त्री से उसका हाथ जला देती है।
माँ, मेरा हाथ जल रहा है, मुझे माफ कर दो माँ। आज के बाद तेरा ध्यान काम में ठीक से लगेगा। तू सीधी तरह से मानने वाली कहाँ है? यही तेरी सजा है। दिव्या का हाथ बुरी तरह जल जाता है। अब जल्दी से शाम के खाने की तैयारियां कर, समझी? और अगर कल की तरह ही दाल में आज भी नमक ज्यादा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी माँ। उसके बाद दिव्या अपने जले हुए हाथ के साथ रात का खाना बनाती है और सारे घर का काम करके अपने कमरे में चुपचाप से सिसक कर रोकर सो जाती है। दिव्या अपने माता पिता को हर दिन बहुत याद करती थी। हर सुबह मनोरमा दिव्या को गालियाँ देकर उठाती थी। आज भी नाशपीटी 6 बजे तक सो रही है, उठना है या नहीं? ओ महारानी! अपनी माँ की आवाज सुनकर दिव्या की भी आँख खुलती है। जी माँ, मैं उठ गई। ऐसे ही हर सुबह मनोरमा दिव्या को 6 बजे उठाकर खुद सो जाती थी। दिव्या जल्दी उठकर घर का काम करती और सबके लिए नाश्ता बनाती थी। आज चाय में चीनी इतनी ज्यादा क्यों है? क्या तुम्हें एक ही बात रोज रोज बतानी पड़ेगी? माफ करना भाई, अपने हिसाब से तो मैंने सही चीनी डाली थी, पता नहीं कैसे ज्यादा हो गई। हाँ महारानी, तुझे कहाँ पता होगा। उसके बाद दिव्या अपने काम में लग जाती है। माँ, मुझे ये दिव्या एक नजर नहीं भाती, किसी काम की भी नहीं है, बस सारा काम बिगाड़ती रहती है। इसका भी कोई न कोई इंतजाम तो करना ही होगा। कोई भी मालदार पार्टी देखकर इसकी शादी कर दूंगी, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। बर्तन धोते धोते दिव्या से एक कांच का गिलास गलती से टूट जाता है। कुछ टूटने की आवाज सुनकर मनोरमा वहाँ गुस्से में आकर दिव्या से कहती है, आज तो तूने हद ही कर दी, तुझे ऐसे समझ नहीं आएगा। वरुण, जरा तुम्हारे दादाजी वाला डंडा तो लेकर आना। नहीं माँ, अब से मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन मनोरमा दिव्या की एक नहीं सुनती और डंडे से दिव्या की बहुत पिटाई लगाती है। मनोरमा दिव्या के पैर पर बहुत जोर से वार करती है, जिसकी वजह से दिव्या के पैर में बहुत जोर से चोट लग जाती है। आज के लिए काफी है, अब चलो माँ यहाँ से। अब ये ठीक से काम करना सीख जाएगी। लंगड़ाते लंगड़ाते दिव्या अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर खूब रोती है। माँ, पिताजी, मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। क्या आप दोनों को मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती? क्या आप दोनों का मुझसे मिलने का मन नहीं करता? मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए? मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ गए? दिव्या रो ही रही थी कि कुछ देर बाद दिव्या के सामने उसके पिता और माँ की आत्मा प्रकट होती है। अपने माता पिता को देखकर दिव्या बहुत खुश हो जाती है। अब आ गई माँ। पिताजी, आप दोनों बहुत बुरे हो, मुझसे मिलने में इतनी देर क्यों लगा दी? रास्ता बहुत लंबा था बेटी, आने में समय लग गया, माफ करना। पर अब मैं अपनी बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे पैर में तो बहुत ज्यादा चोट लगी है बेटी। वो डायन तुम पर कितना अत्याचार करती है। मेरी ही गलती है, मैंने ही उससे दूसरी शादी की। मुझे लगा था कि वो मेरी बेटी का ख्याल रखेगी, लेकिन मेरे जाने के बाद उसने अपना असली रूप दिखा ही दिया। मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं नहीं माँ, पिताजी ऐसा मत कहिए। मैं मनोरमा माँ और भाई से बहुत प्यार करती हूँ। वो दोनों बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं, बस कभी कभी मुझसे नाराज हो जाते हैं। साक्षी, हमारी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है, दिल की साफ और सबसे प्यार करने वाली। लेकिन बेटी, तुम्हारे पैर में तो काफी चोटें आई हैं। हाँ पिताजी, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तभी दिव्या की माँ दिव्या को एक जादुई सैंडल देती है। इसे पहनकर तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटी, और तुम्हारी सारी मुसीबतें हल हो जाएगी। उसके बाद दिव्या उस जादुई सैंडल को पहन लेती है। सैंडल पहनते ही दिव्या का पैर बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाता है। ये देखकर दिव्या बहुत खुश हो जाती है। ये तो सच में जादुई सैंडल है। माँ, मेरा पैर तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं अपनी बेटी को चैन से सुला देती हूँ। उसके बाद दिव्या की माँ दिव्या को लोरी गाकर सुला देती है। अगली सुबह दिव्या अपने माँ बाप को चारों ओर ढूंढती है। माँ, पिताजी, अब दोनों फिर से मुझसे दूर चले गए। तभी मनोरमा वहाँ आकर कहती है, सपना देख रही है क्या? जल्दी से जाकर रसोई घर के बर्तन साफ कर। और हो गया तेरा पैर ठीक? मुझे तो पहले ही पता था कि चोट लगने का ड्रामा कर रही है। ड्रामा, जल्दी उठ, बाजार से सब्जी भी लेकर आनी है। इतना कहकर मनोरमा भी वहाँ से चली जाती है।
जादुई सैंडल की मदद से दिव्या बाजार से मिनटों में ही सब्जियां खरीद कर ले आती है। ऐसा लग रहा था कि दिव्या के पैरों में हवा से बातें करने का यंत्र लग गया हो। सब्जियां तो बहुत जल्दी ले आई तू, और ये नई सैंडल किसकी है? बोल, कहाँ से चुरा कर लाई है? नहीं माँ, ये सैंडल मैंने चोरी नहीं की, ये तो मुझे मेरी माँ ने दी है। पागल बना रही है? ला ये सैंडल मुझे दे दे। इन सैंडलों को मैं बाजार में बेचूंगी तो मुझे अच्छे दाम मिलेंगे, क्योंकि ये सैंडल दिखने में बहुत कीमती लग रही है। मुझसे सब ले लो माँ, बस ये सैंडल मत लो। जुबान लड़ाती है बेशरम, रुक अभी बताती हूँ। तभी वरुण फिर से दादाजी का डंडा लेकर अपनी माँ के पास आ जाता है। उस डंडे से मनोरमा दिव्या पर वार करने ही वाली थी कि तभी दिव्या की पहली माँ की आत्मा वहाँ प्रकट होती है। बहुत अत्याचार कर लिया तुम दोनों ने मेरी बेटी पर, लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अब मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। आज मैं तुम दोनों के कर्मों का तुमसे बदला जरूर लूंगी। इतना कहकर दिव्या की माँ मनोरमा और वरुण को बिजली के झटके देती है। 2 बार लगातार करंट देने के बाद मनोरमा और वरुण की हालत खराब हो जाती है। अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। इतना कहकर साक्षी तीसरा करंट का झटका मनोरमा और वरुण को देने ही वाली थी कि तभी दिव्या अपनी माँ को रोक लेती है। ऐसा न करो माँ, मनोरमा मेरी माँ है और वरुण मेरे भाई। मैं इन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। आपके और पिताजी के जाने के बाद ये दोनों मेरे साथ थे, मुझे अकेला छोड़कर नहीं गए। भले ही इन्होंने मेरे साथ कैसा भी सलूक किया हो, लेकिन मैंने कभी भी इनसे नफरत नहीं की। इन्हें छोड़ दो माँ। ये सब देखकर मनोरमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो साक्षी के पैरों में गिरकर कहती है, साक्षी, तुमने जिस लड़की को पैदा किया वो लड़की महान है, और तुम भी। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे माफ कर दो बेटी। तुम हमसे कितना प्यार करती हो, पर मैंने क्या किया? तुम पर अत्याचार। हाँ दीदी, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी हमेशा माँ का साथ दिया, पर आज से मैं तुम्हें दिल से बहन मानता हूँ। मैं तुम्हारा हमेशा रक्षा करूँगा। अब सब ठीक हो चुका है। तुम्हें तुम्हारी गलती का पछतावा है। आज के बाद अगर मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर साक्षी की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। माँ, आप भी मेरी माँ हो। इतना बोलकर दिव्या मनोरमा के गले लग जाती है। उस दिन के बाद से मनोरमा ने दिव्या से घर का काम करवाना भी छोड़ दिया। अब वो तीनों मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगी।